त्रिशा फकीर बाबा को हैरानी से देखने लगी। पता नहीं क्यों उसे उन फकीर बाबा की बात मानने की इच्छा हो रही थी। वो उसके साथ फिलहाल किसी भी जगह जाने के लिए तैयार थी। उसने फकीर बाबा की तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ जाना है मुझे और मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, यहाँ नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं वहीं जाकर तुम्हें सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन यकीन मानो तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा। तेरे मन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर वो आगे आगे चलने लगा। त्रिशा भी उसकी बात मानते हुए उसके पीछे जाने लगी। त्रिशा जब घर से निकली थी तो सुबह थी, लेकिन अब सूरज सर पर चढ़ चुका था। लेकिन फिर भी वो मंजिल तक नहीं पहुंचे थे। इस शहर में रहते हुए भी त्रिशा का कभी उन रास्तों से सामना नहीं हुआ था जैसे रास्तों पर वो आगे बढ़ रही थी। दिन के उजाले से वो एक घनघोर अंधेरी बस्ती के रास्तों से होते हुए एक जंगल की ओर बढ़ने लगे। हालांकि त्रिशा को अजीब सा डर भी लग रहा था, लेकिन वो अपने मन की सुनकर बस चले जा रही थी। कुछ ही देर में बाबा और त्रिशा एक अजीब सी जगह गुफा के सामने आ गए। उस गुफा तक पहुंचने के लिए त्रिशा ने नदी पार की थी। जब वो बाबा के साथ नदी पार कर गुफा के सामने पहुंची तो फकीर ने त्रिशा की तरफ देखा और थोड़ी गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अब भी सोच लो, अगर एक बार उस दुनिया में पहुंच गई तो तुम्हें पूरा तिलिस्म सीख कर निकलना होगा। अधूरा रास्ता और अधूरा ज्ञान तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। त्रिशा को ये बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन कुछ देर बाद वो फीकी हंसी हंसते हुए बोली, जो मरकर वापस जिंदगी जीने आया हो उसे डर कैसा? अब ना तो मौत से कोई डर है, ना तिलिस्मी दुनिया से। मैं तो बस बदला चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर फकीर मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से कहा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, यहाँ कोई भी अपना नहीं होता। इतना कहकर वो अंदर की तरफ जाने लगे। त्रिशा भी उनके पीछे चल पड़ी और जैसे ही त्रिशा ने गुफा में कदम रखा, वो फकीर सा दिखने वाला आदमी एकदम जोश में बोला, मेरी इस जादुई दुनिया में स्वागत है। यहाँ तिलिस्म से लेकर तावीज तक हर कोने में तुम्हें अपना भूत भविष्य सब दिखाई देगा। अपना मकसद चुनो और यहाँ से जो ले जा सकती हो उठा लो। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। गुफा के अंदर आते ही त्रिशा का सारा डर अब दूर होने लगा था। वो खुद को ज्यादा सिक्योर फील कर रही थी। इतनी अजीब सी जगह होने के बाद भी त्रिशा को वहाँ पर कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वो बस बाबा की कही हर बात मानती जा रही थी। त्रिशा पूरी गुफा में घूम घूम कर एक एक चीज देखने लगी। वहाँ क्रिस्टल बॉल से लेकर कई सारे ताबीज, जादुई चीजें रखी हुई थी। त्रिशा उन्हें घूरते हुए मन ही मन सोच रही थी, एक वो दौर था जब मुझे इन चीजों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था और आज मैं इनमें डूबती जा रही हूँ। त्रिशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी बाबा ने एक सुंदर सा ताबीज बनाया और उसे त्रिशा को दे दिया और फिर धीरे से कानों में कुछ कहा, देख लो, इसमें जो देखना चाहती हो। त्रिशा ने अचानक देखा उस ताबीज में उसे काफी कुछ दिखने लगा था। त्रिशा जब एंटरटेनमेंट सर्कल में आई थी तो उसके पास दो रीजन थे। एक तो वो विक्रम के साथ रहना चाहती थी और दूसरा उसे पैसे भी चाहिए थे। वो चाहती थी कि वो बहुत सारे पैसे कमाए ताकि वो छोटे भाई की तबीयत पर ध्यान दे सके। उसे ठीक करने के लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उसने मन ही मन सोचा, इतना बढ़िया ताबीज जो किसी का भविष्य बता सकता है, लोगों को हील कर सकता है, ये कमाल की चीज है। क्यों ना मैं इनसे ये गुण सीख लूं और फिर ताबीज बनाकर इन्हें बेचूं और मैं इससे अपने भाई को ठीक कर दूं। तभी उसे ख्याल आया कि ताबीज को बेचना सही नहीं था, पर उसे अपने भाई की जान भी बचानी थी, जिसके लिए वो इतना वेट नहीं कर सकती थी। वो चाहती तो थी कि वो अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाए और अपने भाई का अच्छे से इलाज करवाकर उसे बचा ले, और इसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की थी। ये काम सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उस दुनिया में ताबीज नाम की चीज असंभव थी। ऐसी चीजों पर कोई विश्वास ही नहीं करता और वहीं आज के जमाने में कोई भी स्पिरिचुअलिटी पर यकीन नहीं करता था। उसका दिमाग कह रहा था कि वो इन सब चीजों पर यकीन ना करे और जो भी पास्ट में हुआ उसे देखते हुए उसका दिल इस पर यकीन करना चाहता था। तभी उसके दिमाग ने कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे फ्यूचर में बहुत आराम मिलेगा और मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इससे बहुत से लोगों की मदद भी तो कर सकती हूँ। पर वो अब बिना मतलब के किसी की भी मदद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि दुनिया कितनी मतलबी थी। अगर किसी को भी कोई भी चीज फ्री में दो तो दुनिया उसका फायदा उठाती थी। इसका एक्सपीरियंस उसे बहुत अच्छे से हो चुका था। वो नहीं चाहती थी कि इस जिंदगी में कोई उसका फायदा उठाए। वो बस अपनी बात सुनना चाहती थी, वो अपने मन की बात करना चाहती थी। इसलिए उसने ठान लिया था कि वो अब किसी की नहीं सुनेगी और बस अपने मन की करेगी। यही सब सोचते हुए जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो फकीर बाबा वहाँ पर कहीं भी नहीं थे। त्रिशा ने उन्हें आवाज लगाई, बाबा बाबा, लेकिन वहाँ वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वो तो जैसे एक साया बनकर आया और उसे वहाँ छोड़कर गायब हो चुका था। त्रिशा को समझ नहीं आया कि वो कौन था, कहाँ से आया था और उसने उसकी मदद क्यों की। पर शायद इस पर भगवान भी त्रिशा के साथ थे, इसलिए त्रिशा के साथ सब अच्छा हो रहा था। त्रिशा ने वहीं रहने की सोची और लगभग 1 महीने बाद उस गुफा से वो बाहर निकली तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने एक रियलिटी शो में जाने का सोचा था। वहां पर जाने से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो अभी भी
एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधी हुई है, जिसके कारण अगर वो जीती तो उसे आधा पैसा मिलेगा और आधा पैसा कंपनी को जाएगा। हालांकि उसके भाई के इलाज के लिए ये पैसा काफी तो नहीं था, पर वहां जाकर उसे पॉपुलैरिटी मिलने वाली थी, जिसके बाद उसे ज्यादा काम भी मिलता, जिससे वो और भी ज्यादा पैसे कमा सकती थी। इसलिए उसने वहां जाने का सोचा। यही सब सोचते हुए उसने अपने ख्यालों को झटका और इस 1 महीने में जितने भी ताबीज उसने बनाए थे या उनमें शक्तियां महसूस की थीं, उन्हें बैग में लेकर वो वापस मुंबई आने के लिए निकल गई। बाहर आकर उसने देखा कि अंधेरा था, लेकिन उस नाव में अब भी एक मशाल जली हुई थी। इसलिए त्रिशा जल्दी से उस नाव के पास गई और नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर चली गई। वहीं से कुछ दूर पर एक हाईवे शुरू होता था। वहां से त्रिशा ने जल्दी से अपने लिए कैब बुक की और वहां से निशा से मिलने चली गई। कैब में बैठते ही उसने निशा को कॉल लगा दिया। निशा ने कॉल उठाते ही उससे गुस्से में पूछा, तू कहाँ है? तू है कहाँ यार? पिछले 1 महीने से तुझे कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ और तू है कि पता नहीं कहाँ गायब है। त्रिशा ने जवाब दिया, मैं बस थोड़ी ही देर में तेरे घर पहुंच रही हूँ। वैसे मैंने तुझे जो करने को कहा था उसका क्या हुआ? निशा ने जल्दी से जवाब दिया, वो तो मैंने कब का कर लिया था। मैंने तेरे लिए अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, पर वो अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, तो तुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा। इसलिए तू ये 2 दिन मेरे घर रहेगी और मैं इस बात पर कोई बहस नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर त्रिशा मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। चल अब मैं घर आकर तुझसे बात करती हूँ। इतना कहकर उसने सामने देखा तो वहाँ काफी भीड़ लगी थी। तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बाहर की तरफ देखने लगा। उसने निशा के घर जाने के लिए शॉर्टकट लिया था। वो ज्यादा डेवलप एरिया नहीं था, रोड भी ज्यादा अच्छे से बने हुए नहीं थे। वहीं एक कार ने रास्ता ब्लॉक करके रखा था। ये देखकर त्रिशा बाहर निकली और आगे जाने लगी। तभी उसने देखा कि सामने की कार में एक आदमी बैठा हुआ है। उसकी कार पूरी तरह से डैमेज थी, जिसे देखकर त्रिशा हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो जल्दी से कार के पास गई और देखने लगी। वो जल्दी से कार के अंदर देखने लगी कि कोई है क्या। उसने पहले एम्बुलेंस और फिर पुलिस को कॉल किया और फिर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, जो कि टक्कर लगने से पूरी तरह से दब चुका था। उसने अपने कैब ड्राइवर को आवाज दी, भैया प्लीज जल्दी आइए और मेरी मदद कीजिए। उसने ध्यान से कार में बैठे इंसान को बाहर निकाला। जब उसने उस इंसान का चेहरा देखा तो त्रिशा हैरान रह गई। इस हैंडसम चेहरे को वो बहुत अच्छे से पहचानती थी और हर कोई इस चेहरे को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसने खुद से कहा, अरे ये तो सुपरस्टार कबीर कपूर है। पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो यंगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर था, जो कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत फेमस था। उसने देखा कि कबीर को बहुत चोट आई थी। वो आधी बेहोशी की हालत में था। ये देखकर त्रिशा अपने ताबीज का इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि कबीर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अचानक से उसने अपनी आंखें बंद की और ताबीज पर हाथ रखा तो पिछली जिंदगी में नजर आया। त्रिशा ने देखा कि कबीर की कार का एक्सीडेंट हुआ था और वो बहुत महीनों तक कोमा में था। उसे ठीक होने में 1 साल से ज्यादा लग गया था। कबीर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग होने के बावजूद 2 साल तक गायब था, क्योंकि वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। पर इन 2 सालों में उसने अपने गुस्से को अच्छे से कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद उसने एक इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता था। हालांकि एक्सीडेंट के बाद वो पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गया था। त्रिशा पिछली जिंदगी में कबीर से तब मिली थी जब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उतनी फेमस नहीं थी। बाकी सब लोग उसे कुछ भी नहीं समझते थे। जब वो एक इवेंट में गई थी तो किसी ने उसे धक्का दे दिया था। जब वो गिरने वाली थी तब कबीर ने उसकी हेल्प की थी। उसमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं था, वो बहुत डाउन टू अर्थ था। कबीर ने अपने असिस्टेंट से त्रिशा को छोड़ने के लिए भी कहा था। उस बुरे समय में कबीर ने त्रिशा की मदद की थी। ये याद आते ही त्रिशा ने जल्दी से अपने बैग से वो ताबीज निकाला और उसके गले में बांध दिया। जब उसने देखा कि कबीर की उंगलियां धीरे धीरे चल रही हैं, तो उसने उसे कंफर्ट करते हुए कहा, चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जैसे ही उसने वो ताबीज कबीर को बांधा, उसके पैर की चोट जो पिछले जन्म में बहुत ज्यादा सीरियस थी वो कम हो गई। त्रिशा को बहुत अच्छे से पता था कि अब वो कोमा में नहीं जाएगा। जैसे ही एम्बुलेंस और ट्रैफिक पुलिस वहां आई, मेडिकल स्टाफ ने जल्दी ही कबीर को कार से बाहर निकाल लिया। इसलिए त्रिशा उनसे दूर जाकर खड़ी हो गई। वो बस उस एम्बुलेंस को जाते हुए देख रही थी। जब एम्बुलेंस उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई तो वो भी अपनी कैब में बैठकर निकल गई। वो नहीं चाहती थी कि कबीर को इस बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए उसने अपना नाम भी नहीं बताया था। वो चाहती थी कि पिछले जन्म में कबीर ने जो उसकी हेल्प की थी वैसे ही वो भी उसकी हेल्प कर सके। घर पहुंचते ही निशा ने त्रिशा को जल्दी से बिठाया और कहा, तुम ट्रेंड पर चल रही हो। 1 महीने बाद अभी अभी ये न्यूज रिलीज हुई है कि वो तुम ही थी जिसे लेने विक्रम पुलिस स्टेशन गया था। तुम्हें क्या लगता है ये न्यूज किसने रिलीज की होगी? या तो ये विक्रम का काम है या तो गौतम का। इन लोगों ने हद कर दी है अब तो। त्रिशा ने अपना फोन निकाला और न्यूज देखने लगी। उसने देखा कि पूरे सोशल मीडिया में उसको सारे लोग स्क्रॉल कर रहे थे। उसने निशा की तरफ देखते हुए कहा, ये काम गौतम का है, उसके पास ही मेरी आईडी थी, इसीलिए उसने मेरी आईडी से ये स्टेटमेंट रिलीज किया है। त्रिशा को कुछ बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो उसके साथ पास्ट में हुआ था वो अभी प्रेजेंट में बदल क्यों रहा है? ये सब वैसे ही क्यों नहीं चल रहा जैसे उसके साथ ये सब पास्ट में हुआ था? शायद कुछ घटना इसलिए भी बदल रही थी कि त्रिशा का कुछ अच्छा हो सके। जैसे कि कबीर पिछले जन्म में बहुत महीनों तक कोमा में था, जिसे त्रिशा ने अब ठीक कर दिया। ऐसी ही बहुत चीजें त्रिशा के जिंदा होने से बदलने वाली थी, जो कि त्रिशा के लिए और बाकी लोगों के लिए अच्छा था।
त्रिशा अपने पोस्ट के नीचे लिखे कमेंट्स को पढ़ने लगी तो वहाँ लिखा था, ओह माय गॉड, ये त्रिशा थी जो पुलिस स्टेशन में थी। दूसरा कमेंट था, उसका कैरेक्टर बहुत ही गंदा है, वो रात में पुलिस स्टेशन गई और उसने बीच रात में विक्रम को भी पुलिस स्टेशन बुला लिया। ऐसे ही तीसरा कमेंट था, मुझे तो लगता है उसने कोई एक्सीडेंट किया होगा जिसके लिए विक्रम उसे बचाने गया होगा। ऐसे ही चौथे का रिप्लाई था, अगर ऐसा है तो ये बहुत डिस्गस्टिंग है, आखिर विक्रम उसे बचाने क्यों गया? उसे ऐसी औरतों की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। त्रिशा जानती थी कि किसी को भी ये बात पता नहीं है कि विक्रम और त्रिशा रिलेशनशिप में थे, इसीलिए सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे। त्रिशा ने फिर कमेंट पढ़ना स्टार्ट किया। वहाँ लिखा था, इससे अच्छा तो विक्रम और दिव्या की जोड़ी दिखती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम और त्रिशा डेट कर रहे हो। फिर कमेंट था, अगर ऐसा हुआ कि विक्रम त्रिशा के साथ है तो मुझे तो मर ही जाना चाहिए। वहीं अगला कमेंट था, प्लीज विक्रम, त्रिशा जैसी लड़की को डेट कभी मत करना। मीडिया से तो ये भी पता चला है कि वो लड़की नशा करती है, इसीलिए उसी नशे में उसने गाड़ी ठोक दी और विक्रम बेचारा उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर त्रिशा ने खुद से कहा, क्या सच में मैं नशा करती हूँ? ये सोचकर ही उसे हंसी आ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर सबको पता चल गया कि उस रात पुलिस स्टेशन में मैं नहीं बल्कि दिव्या थी तो लोग उसे कितना ट्रोल करेंगे। ऊपर से उन्हें तो होटल वाली बात और मेरे मर्डर की बात भी पता चलनी चाहिए ताकि वो ऐसी बातें ना करें। ये सोचते ही त्रिशा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दिखने लगी। उसने मन बना लिया था कि कैसे दिव्या का सच बाहर लाना है। निशा ने उसकी तरफ देखकर पूछा, इतना सब कुछ देखकर तुम मुस्कुरा रही हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या करने वाली है त्रिशा? कैसे सबक सिखाएगी वो दिव्या को? क्या वो ताबीज कबीर की जान बचा पाएगा? कैसे करेगी त्रिशा अपने सामने आने वाली मुश्किलों का सामना? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये कहानी हमारे साथ सुनते रहें पॉकेट एफएम पर। त्रिशा को इस बात के लिए डांट रहे थे, खासकर विक्रम के फैंस उसे बहुत सुना रहे थे। ये सब देखकर निशा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन त्रिशा बहुत शांत थी क्योंकि ये सब बहुत जल्दी ही ठीक होने वाला है। इसलिए त्रिशा को इन सब से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इस न्यूज़ से सरप्राइज नहीं थी क्योंकि उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही सब हो रहा था। त्रिशा जान गई थी कि ये सब दिव्या और गौतम ने मिलकर ही किया था। उसने मुस्कुराकर निशा के कंधे को थपथपाते हुए कहा, गुस्सा मत करो, गौतम ने मेरे लिए एक जाल बिछाया है, पर पहले ही मैं उसका जाल कट कर दूंगी और इस बार मैं गौतम को आसानी से नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर निशा ने उससे पूछा, लेकिन हम क्या करेंगे? अगर हम बाहर क्लैरिफाई करने भी गए तो विक्रम और ज्यादा भड़क जाएगा। वो दोनों ही दिव्या की साइड थे तो डेफिनेटली वो लोग दिव्या को नहीं फंसने देंगे। निशा जानती थी कि त्रिशा के लिए ये सब आसान नहीं था, इसलिए वो उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। तभी त्रिशा ने निशा को शांत करते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, मेरे पास इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, तुम अभी इसकी चिंता मत करो। अभी वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, बट इससे मेरे अंदर की आग बढ़ रही है, जिससे इसका बदला मैं दुगनी तेजी से लूंगी। उनके लिए अब सारी चीजें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। उन्होंने जितना सोचा भी नहीं होगा वो सब मैं करूंगी। त्रिशा ने मन ही मन सोचा, मुझे फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन इतनी डिटेल नहीं है। पर हाँ, अब मुझे सबके असली चेहरे पता है, तो मैं उनसे संभल कर रहूंगी और उनकी बातों में नहीं आऊंगी। जैसे पहले अपनी मासूमियत की वजह से उन लोगों ने मुझे मार दिया था, ऐसा मौका अब मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। त्रिशा दिव्या और विक्रम के बारे में ही सोच रही थी। उसे पता था कि विक्रम दिव्या की केयर करता था और जब भी उसे मदद चाहिए होती थी वो उसके पास जाता था। त्रिशा को कभी ये नहीं लगा था कि वो उसके साथ कभी भी उस तरह का रिलेशनशिप बनाएगा। हालांकि दिव्या लड़कों को सेड्यूस करके अपने काम बनाती थी। दिव्या कितनी भी कोशिश कर ले, वो त्रिशा से आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि त्रिशा का पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर बहुत अच्छा इंप्रेशन था। त्रिशा अपने टैलेंट की वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फेमस थी। त्रिशा को इतना रिलैक्स और शांत देखकर निशा ने उससे पूछा, तुमने जाल वाली बात तो कह दी, लेकिन तुमने अभी तक कोई कॉन्क्रीट नहीं बताया कि तुम क्या करने वाली हो। त्रिशा ने निशा को देखकर कहा, मैं अपने मैनेजर को चेंज कर रही हूँ। अगर गौतम मेरे साथ रहा तो वो सिचुएशन को और खराब करेगा और मैं अब उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती। त्रिशा नहीं चाहती थी कि गौतम उसके लिए और परेशानियां खड़ी करे, इसलिए वो उसे चेंज करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर निशा ने अग्री करते हुए कहा, ये सही रहेगा। जब निशा अपनी जिंदगी के सबसे बुरे फेज में थी तब त्रिशा ने उसकी मदद की थी, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए निशा उसका साथ नहीं छोड़ने वाली थी। जहाँ एक तरफ त्रिशा ये सब प्लान कर रही थी तो वहीं दिव्या अपने घर में मिरर के सामने बैठी हुई थी। वो आईने में दिख रहे चेहरे को देखते हुए अजीब तरह से हंसने लगी। उसकी हंसी काफी भयानक थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये सब उसकी ही चाल थी। उसने अपने नाखूनों से शीशे को खरोंचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था कि विक्रम को मैं तुम्हारा होने दूंगी? कभी नहीं, दिव्या ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं दिव्या थोड़ी ही हूं। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी काफी खौफनाक थी और वो इतनी खौफनाक इसलिए थी क्योंकि ये दिव्या थी ही नहीं बल्कि दिव्या के शरीर में एक दूसरी आत्मा थी। दिव्या के साथ भी ठीक वही हुआ था जैसा त्रिशा के साथ हुआ था।
लेकिन त्रिशा को अपनी ही आत्मा और शरीर मिले थे। लेकिन दिव्या के शरीर में किसी और आत्मा ने घर कर लिया था। असल में दिव्या के अंदर सारा की आत्मा आ चुकी थी। सारा विक्रम को बहुत पसंद करती थी, लेकिन कभी विक्रम को पा नहीं पाई थी। इसलिए सारा की आत्मा दिव्या से ये सब करवा रही थी ताकि वो विक्रम को पा सके। उसने खुद से कहा, कितना बुरा हुआ ना उस बेचारे के साथ। बताओ भला, जो गलती उसने की ही नहीं, उसे उस चीज की सजा मिल रही है। वो लड़की तो मैं थी जिसने नशा किया और फिर एक्सीडेंट करके अपना सारा इल्जाम उस त्रिशा पर डाल दिया। पर क्या कर सकते हैं, मुझे तो ये सोचकर ही बुरा लग रहा है कि पता नहीं मेरा विक्रम कैसा होगा। मुझे तो उसके अलावा किसी की फिक्र नहीं है। सारा विक्रम की बहुत बड़ी फैन थी और वो विक्रम को बहुत चाहती थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, चाहे फिर उसे किसी की जान लेनी पड़े या खुद की जान देनी पड़े। और उसे जब दिव्या के शरीर में ठिकाना मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अब ठान लिया था कि वो विक्रम को पाकर रहेगी, इसलिए वो पूरी कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि सारा जब तक जिंदा थी उसकी यही इच्छा थी कि वो विक्रम को पा सके। दिव्या के शरीर में सारा की आत्मा ने खुद को देखते हुए कहा, उस त्रिशा को तो मैंने पहले ही किनारे कर दिया था, अब मैं देखती हूँ कैसे कोई तुम्हें मुझसे दूर करता है विक्रम। अब तुम सिर्फ मेरे हो। इस वक्त दिव्या के चेहरे पर पागलपन साफ नजर आ रहा था। दिव्या एक मामूली सी दिखने वाली स्टारलेट थी। सारा खेल सारा ने प्लान किया था, जिस खेल में एक तरफ त्रिशा की जान गई थी तो दूसरी तरफ दिव्या की। दिव्या ने ड्रग्स के नशे में अपनी कलाई काटकर सुसाइड कर लिया था। दिव्या ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी वो फिल्म इंडस्ट्री में फेमस नहीं हो पा रही थी। पर कलाई की नसें काटने के 24 घंटे बाद ही उसकी सोल में एक बहुत सुंदर लड़की की आत्मा आ गई थी, जो कि सारा थी। पर जब से उसमें सारा की आत्मा आई थी, उसका लक अपने आप बढ़ता जा रहा था। आज वो विक्रम से मिलने वाली थी। टाइम देखने के लिए उसने अपना फोन उठाया, लेकिन उसकी नजर कबीर के एक्सीडेंट की न्यूज पर गई। दिव्या ने टीवी ऑन किया और कबीर की फुटेज देखते हुए बोली, क्या दिव्या, तुम ही थी ना जिसे ये कबीर कपूर इतना पसंद था? देखो मैंने उससे कैसे बदला लिया है। अब वो कुछ साल इस इंडस्ट्री में नजर नहीं आएगा। बस देखती जाओ मैं कैसे एक एक इंसान को तुमसे दूर करती हूँ विक्रम। वो कबीर जो फिल्म का किंग और बहुत से लोगों का आइडल था, उसे दिव्या ने पाने की बहुत कोशिश की, पर कबीर किसी के हाथ नहीं आया। दिव्या को लगा था कि वो कबीर को भी फंसा लेगी, पर कबीर अलग था। अगले दिन त्रिशा अकेले कंपनी गई। वो अपने वर्क प्लेस में जाने के बजाय डायरेक्ट सीईओ के ऑफिस में गई, जहां से उनके वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाए जाते थे। अभी स्टार की एंटरटेनमेंट का सीईओ ईशान अग्रवाल था, अग्रवाल फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। त्रिशा उसे जानती थी और उसे लगा था कि वो मैनेजर बदलवाने में त्रिशा की मदद कर सकता था, ताकि उसका मैनेजर जल्दी से जल्दी बदल सके। इस काम से फ्यूचर में त्रिशा की परेशानी रिजॉल्व हो सकती थी। जब वो ईशान अग्रवाल के ऑफिस के बाहर पहुंची तो दरवाजे पर ही ईशान अग्रवाल का सेक्रेटरी नील आ गया। उसने त्रिशा की तरफ देखकर पूछा, त्रिशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? त्रिशा ने बिना बात घुमाए सीधे कहा, मुझे मिस्टर ईशान से मिलना है। ये सुनकर नील ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट है? त्रिशा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। उसकी बात सुनकर नील ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, आई एम सॉरी, पर ईशान सर का शेड्यूल आज पहले से ही फुल है, तुम उनसे नहीं मिल सकती। नील को यही लग रहा था कि त्रिशा बाकी एक्ट्रेस की तरह अपने करियर में बढ़ने के लिए शॉर्टकट लेना चाहती थी, पर उसका बॉस ईशान प्लेबॉय नहीं था। उसे पता था कि वो त्रिशा की इस सब में कोई हेल्प नहीं करेगा। त्रिशा जानती थी कि ऐसा ही कुछ उसके साथ होने वाला था, इसलिए त्रिशा ने अपने बैग से नोट निकाला और वो नोट नील को देते हुए कहा, प्लीज ये नोट आप मिस्टर ईशान को दे दीजिएगा। मुझे यकीन है कि इसे देखने के बाद वो मुझसे जरूर मिलेंगे। जब उसने देखा कि नील ने कोई मूवमेंट नहीं की तो त्रिशा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब इस नोट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जिसको जानना ईशान अग्रवाल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसे देने में आपने देरी की तो उनके लिए ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। नील पहले मना करना चाहता था, पर उसने जब त्रिशा की आखिरी बात सुनी तो उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ और मिस्टर ईशान से पूछता हूँ कि क्या ये नोट सच में उनके लिए जरूरी है। बेटर होगा कि अगर तुमने मुझसे झूठ ना बोला हो। अगर तुमने झूठ बोला होगा तो तुम्हारा करियर आज ही खत्म हो जाएगा। ये कहकर नील ने डोर नॉक किया। वो जल्दी से नोट लेकर अंदर चला गया। ईशान अपनी चेयर में बैठा अपना काम कर रहा था। उसने जैसे ही नील को देखा तो उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? उसकी बात सुनकर नील ने कहा, बॉस त्रिशा हमारी कंपनी की एक्ट्रेस है। उसने मुझे एक नोट दिया और कहा कि मैं वो नोट आपको दे दूं, और उसने ये भी कहा कि इस नोट में जो लिखा है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे डर है कि कहीं सच में तो ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी ना हो, इसलिए मैं इसे लेकर अंदर आ गया। उसकी बात सुनकर ईशान ने गुस्से में कहा, किसी एक्ट्रेस को मेरे बारे में क्या पता होगा? ईशान को गुस्सा करते देख नील ने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ और उसे मना कर देता हूँ। इतना कहकर वो बाहर जाने लगा। नील ने जैसे ही दरवाजा खोला, पीछे से ईशान की आवाज आई, 1 मिनट। ईशान ने कुछ सोचते हुए कहा, वो नोट मुझे दो, मैं देखता हूँ कि वो मेरे साथ क्या ट्रिक खेलने की कोशिश कर रही है। ईशान उस एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ था। वो अच्छे से जानता था कि बहुत सारी औरतें उसका अटेंशन पाने के लिए कुछ न कुछ करती ही रहती थीं। वो कभी उसे अट्रैक्ट करती या सीरियस करती, लेकिन ये पहली बार था कि किसी ने उसे नोट दिया था। ईशान की बात सुनकर नील ने उसे नोट दे दिया। जब ईशान ने नोट खोलकर देखा
तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से उस नोट को टुकड़ों में फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया और नील की तरफ देखकर हड़बड़ी में बोला, उसे अंदर आने दो। ये सुनकर नील हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और कहा, ठीक है। अगले ही पल वो त्रिशा को लेकर ऑफिस में आ गया। ईशान ने ध्यान से त्रिशा को देखा। उसके चेहरे पर सुंदरता थी। उसे देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने जल्दी से पूछा, आप क्या पीना पसंद करेंगे? उसने ये सवाल जानबूझकर पूछा था। वो नहीं चाहता था कि नील उनकी बात सुने। त्रिशा भी ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, चाय। ये सुनकर ईशान ने नील की तरफ देखा। नील चाय लेने के लिए चला गया। उसके जाते ही ईशान ने पूछा, तुम्हें मेरी बहन के बारे में कैसे पता चला? ईशान को जो नोट अभी अभी मिला था, त्रिशा ने उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वो उसकी बहन को वापस नॉर्मल करने में मदद कर सकती थी। जहाँ तक कि ईशान की बहन की बात थी, उसने बाहर किसी को भी अपनी बहन के बारे में नहीं बताया था और एंटरटेनमेंट सर्कल में तो किसी को इस बारे में नहीं पता था। तो फिर त्रिशा को कैसे पता चला? ईशान की बात सुनकर त्रिशा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं आपके चेहरे से बता सकती हूँ कि आपकी आईब्रो के कोने थोड़े से फैले हुए हैं और उसमें बीच में एक ब्रेक भी है, जिसका मतलब है कि आपकी बहन है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहते हैं क्योंकि उनको हेल्थ प्रॉब्लम है। उसकी बात सुनकर ईशान ने अपनी आईब्रो उठाते हुए पूछा, मिस त्रिशा, मुझे नहीं पता था कि आप चेहरे भी पढ़ सकती हैं। उसकी बात सुनकर त्रिशा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ऐसी बहुत सी चीजें कर सकती हूँ, इस फील्ड में मैं बहुत अच्छी हूँ। उसकी बात सुनकर ईशान ने जल्दी से पूछा, तो बताओ मुझे कि तुम मेरी बहन को ठीक करने में कैसे मदद कर सकती हो? अगर तुम किसी डॉक्टर की बात कर रही हो तो रहने दो, क्योंकि मैं दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर को अपनी बहन को दिखा चुका हूँ। ईशान को अभी भी त्रिशा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो उसका अटेंशन पाने के लिए सब कर रही है। त्रिशा ने एक ताबीज ईशान को देते हुए कहा, आपकी बहन को कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये एक पावरफुल ताबीज है जिसे मैंने बनाया है। आप इसे घर ले जाकर उसे दे दीजिए, फिर आप खुद देख लेंगे कि ये काम करता है या नहीं। त्रिशा को याद आया कि वो अपनी पास्ट जिंदगी में ईशान की बहन से मिली थी और उसे पता चला था कि उसकी बहन में ईवल स्पिरिट आ गई थी, जिसकी वजह से उसको ये सब बीमारियां हो रही थी और उसके कुछ एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे। हालांकि वो तब भी उसे बचाना चाहती थी, पर तब उसे ये ताबीज़ बनाना नहीं आता था और जब तक उसने इस ताबीज़ को बनाना सीखा था तब तक ईशान की बहन मर चुकी थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इस जिंदगी में ईशान की बहन को बचा ले, जिससे उसका भी फायदा हो जाए। ईशान ने वो ताबीज़ उससे ले लिया और कहा, तुम्हें लगता है कि मेरी बहन इस ताबीज़ को पहनने से ठीक हो जाएगी? मेरी बहन के बीमार होने के बाद मैंने दुनिया में कितने डॉक्टर को दिखाया और सबने यही कहा कि उसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने तो ये भी कहा कि उसे किसी बुरी आत्मा ने जकड़ रखा है, इसलिए हमने कई साधुओं को भी उसे दिखाया, पर आखिर में वो ठीक नहीं हुई। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इस ताबीज़ से ठीक होगी? क्या तुम्हें ये जोक लग रहा है? उसकी बात सुनकर त्रिशा ने जवाब दिया, वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, पर उसकी कंडीशन जरूर सुधर जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ तो आप ट्राई करके देख लीजिए। त्रिशा समझ चुकी थी कि ईशान उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। ईशान ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर तुम इतना सब कुछ कर रही हो तो तुम्हें उसके बदले में भी कुछ चाहिए होगा। कोई भी किसी की मदद बिना किसी फायदे के नहीं करता, इतना तो मैं अच्छे से जान चुका हूँ। त्रिशा ने बिना बात छुपाए कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ ऑफ कोर्स, मुझे अपना मैनेजर चेंज करना है। ये सुनकर ईशान हैरानी से उसे देखने लगा, क्योंकि गौतम उसकी कंपनी का बेस्ट मैनेजर था, फिर भी त्रिशा उसे चेंज करने को कह रही थी। ईशान को अभी त्रिशा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो त्रिशा के जाने के बाद वो ताबीज़ फेंकने वाला था। ईशान ने एक आखिरी बार त्रिशा को टेस्ट करने के लिए कहा, अगर मेरा अटेंशन पाने की ये कोई ट्रिक है तो मुझे ऑफेंड करने का नतीजा तुम्हें बहुत अच्छे से भुगतना पड़ेगा। अगर तुम ये सब फालतू में कह रही हो तो तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर त्रिशा वहां से चली गई। वहीं ईशान उस ताबीज़ को देखने लगा और उसने ताबीज़ को डस्टबिन में फेंक दिया। वो जैसे ही मीटिंग में जाने के लिए उठा तभी अचानक से उसका सर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। आखिर क्या हुआ था ईशान को? क्या वो त्रिशा की बात पर विश्वास करेगा? क्या उसकी बहन की हेल्थ में सुधार होगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये कहानी हमारे साथ सुनते रहें पॉकेट एफएम पर। ये एक फ्री ट्रायल शो है। अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो कृपया अपनी कमेंट्स और रिव्यू जरूर दीजिए ताकि हम इस शो को जारी रख सकें। वहीं पर पड़ा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से ईशान के पास गया और उसे उठाने लगा। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद ईशान होश में आया और अजीब तरह से अपने आसपास देखने लगा। तभी नील ने पानी का गिलास ईशान को दे दिया। ईशान ने जल्दी से पानी पिया और फिर कैबिन में इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। जैसे ही उसे कुछ याद आया वो जल्दी से डस्टबिन के पास गया और उसमें से वो ताबीज़ वापस निकाल लिया। फिर वो उसे टिश्यू से साफ करने लगा। वहीं ये सब कुछ नील हैरानी से देख रहा था। उसने जल्दी से पूछा, ईशान सर, सब ठीक तो है ना? ईशान ने जल्दी से अपना सर हिलाया और कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द त्रिशा को मेरे पास लेकर आओ। उसकी बात सुनकर नील जल्दी से त्रिशा की। ये बॉस को अचानक से क्या हो गया?
वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? कुछ देर पहले ही तो त्रिशा उनसे मिलकर वापस गई है, फिर उन्हें और क्या काम आ गया? यही सब सोचते हुए वो त्रिशा के ऑफिस की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि त्रिशा के केबिन से निशा अभी अभी बाहर निकली थी। वो जल्दी से निशा के पास गया और उससे पूछने लगा, क्या त्रिशा अपने केबिन में है? उनका मूड कैसा है? निशा ने जब नील की बात सुनी तो वो नील को अजीब तरीके से देखने लगी। तभी उसे याद आया कि नील तो ईशान अग्रवाल का असिस्टेंट था। ये याद आते ही उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, वो अपने केबिन में है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से परेशान है। उसकी बात सुनकर नील ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से कहा, ठीक है, फिर मैं उनसे मिल लेता हूँ। एक्चुअली ईशान सर उससे मिलना चाहते हैं। नील की बात सुनते ही निशा को कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, हाँ आप मिल लीजिए। वैसे भी वो ईशान सर से मिलकर आने के बाद से काफी परेशान नजर आ रही हैं। उसकी बात सुनकर नील जल्दी से केबिन के अंदर चला गया। वो भागकर त्रिशा के पास आया और बोला, त्रिशा मेरे साथ ईशान सर के केबिन में चलो, वो तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। नील की बात सुनकर त्रिशा ने कहा, ठीक है। त्रिशा अपनी तरफ से जो कर सकती थी कर दिया था, लेकिन इसके बाद का काम ईशान ही कर सकता था। त्रिशा का ताबीज किसी की जान बचाने के लिए तो काफी अच्छा था, लेकिन ये ताबीज तभी असर करता था जब सामने वाला उस पर भरोसा करे, और त्रिशा ये बात अच्छे से जानती थी। यही सब सोचते हुए वो ईशान के केबिन में चली गई। वहीं नील अपने काम में लग गया। केबिन में आते ही ईशान ने त्रिशा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या है इस ताबीज में? आखिर तुमने ये ताबीज मुझे क्यों दी? त्रिशा को एक पल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए वो ना समझी ने उसकी तरफ देखने लगी। तभी ईशान ने आगे कहा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी ताबीज वाली बात पर यकीन कर लेना चाहिए। जैसे ही त्रिशा ने उसकी बात सुनी वो बस धीरे से मुस्कुराने लगी। फिर त्रिशा ने ईशान को देखते हुए कहा, मैं तो वही कह रही हूँ जो मुझे लगता है कि ऐसा है। आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी बातों में यकीन है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं? ईशान ने कुछ भी नहीं कहा और त्रिशा की तरफ देखने लगा। तभी त्रिशा ने पूछा, मैंने आपके सामने सिर्फ एक शर्त रखी थी, क्या वो आपको याद है? क्या अब आप मेरा मैनेजर चेंज करने के लिए तैयार हैं? उसकी बात सुनकर ईशान ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मैनेजर जो इस कंपनी का टॉप मैनेजर है उसे चेंज करना इतना आसान है? ईशान की बात सुनकर त्रिशा ने कहा, हाँ ये काम मेरे लिए मुश्किल है पर आपके लिए आसान है। त्रिशा की बात सुनकर ईशान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अगर इस ताबीज ने काम किया और मेरी बहन की हालत में थोड़ा भी सुधार आया तो मैं तुम्हारा मैनेजर चेंज कर दूंगा। ईशान की बात सुनकर त्रिशा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। इतना कहकर त्रिशा केबिन से बाहर जाने को हुई। तभी उसे कुछ दिखा और वो ईशान के चेहरे को ध्यान से देखने लगी और फिर उसने जल्दी से कहा, सर आपके आईब्रो पर एक और लेयर नजर आ रही है जिसमें हल्का सा कट है, जिससे पता चलता है कि बहुत जल्द आपकी बहन को कुछ होने वाला है। उसकी बात सुनकर ईशान ने गुस्से में कहा, अगर तुम ये ताबीज देकर मेरी बहन को बददुआ दे रही हो तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ताबीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ये सब कहने की? तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईशान की बात सुनकर त्रिशा ने कहा, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रही हूँ, पर ऐसा सच में होने वाला है। मैं बस फ्यूचर में होने वाली चीजें बता रही हूँ, आपको बहुत जल्द इस पर यकीन हो जाएगा। इतना कहकर त्रिशा वहां से चुपचाप चली गई। त्रिशा ने मन में सोचते हुए खुद से कहा, मुझे बॉस को यकीन दिलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। वही केबिन में त्रिशा की बात सुनकर ईशान का मन हुआ कि वो उस ताबीज को वापस से फेंक दे, क्योंकि त्रिशा उसकी बहन के लिए बहुत बुरा बोल रही थी। पहले ही उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी और त्रिशा उसके लिए और ज्यादा गलत बोलकर गई थी। जब ईशान का सेक्रेटरी नील केबिन में आया तो उसने देखा कि त्रिशा पहले ही यहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर उसने ईशान से पूछा, बॉस क्या आपका कोई और ऑर्डर है? ईशान को नील की बात सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में गुम था। ईशान वो ताबीज फेंकने वाला था। तभी उसे घर से कॉल आया और उसके मॉम डैड ने उसे बताया, बेटा तुम्हारी बहन सीढ़ियों से गिर गई है। ये सुनकर ईशान को खुद के कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे बस त्रिशा की बातें याद आ रही थी और कहीं न कहीं उसे त्रिशा की बात पर यकीन हो रहा था। उसे लगा नहीं था कि त्रिशा ने जो भी कहा था वो सच होगा, पर जब उसने देखा कि त्रिशा की बात सच हो रही थी तो उसे कहीं न कहीं उस पर यकीन करना पड़ा। ऐसा भी नहीं हो सकता था कि त्रिशा को वो बात पहले से पता चल जाए, क्योंकि त्रिशा के जाने के बाद उसके घर से फोन आया था कि उसकी बहन सीढ़ियों से गिर गई। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था कि त्रिशा को ये सारी बातें पहले से पता थी। ईशान अब तक जो ताबीज फेंकने वाला था उसने अब उसे संभाल कर अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर उसने नील से कहा, तुम त्रिशा और गौतम के बीच का क्या मैटर है वो देखो और मुझे रिपोर्ट दो। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वो गौतम जैसे अच्छे मैनेजर को चेंज करना चाहती है? ईशान की बात सुनकर नील ने हाँ में सर हिला दिया। फिर ईशान हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जब ईशान हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी बहन ऑपरेटिंग रूम में थी और उसके माँ पापा उस रूम के बाहर खड़े थे। ईशान ने वहां पहुंचकर अपने पेरेंट्स से पूछा, क्या सना ठीक है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? पर उन दोनों को ही उसकी हालत नहीं पता थी, इसलिए उन्होंने ना में सर हिला दिया। लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर के बाहर आते ही ईशान की माँ ने उनसे पूछा, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने जवाब दिया, उनका पैर टूट चुका है। पहले हमने उनके पैरों का ऑपरेशन किया है और साथ ही उनके सर पर गहरी चोट आई है जिसकी वजह से वो कोमा में जा चुकी हैं। ये सुनकर तीनों को बहुत दुख हुआ कि सना की हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी।
कुछ ही देर में सना को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया तो वो तीनों उससे मिलने उसके रूम में पहुंचे। सना की हालत देखकर ईशान और उसके पेरेंट्स को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास ताबीज था। उसने उसे एक बार ट्राई करने का सोचा, इसलिए उसने ताबीज अपने पॉकेट से निकालकर अपनी बहन की पॉकेट में डाल दिया। जब ईशान के पेरेंट्स ने ये देखा तो वो दोनों कंफ्यूज हो गए और ईशान की तरफ देखने लगे। उन्होंने ईशान को देखते हुए पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? ईशान ने उनसे कुछ नहीं छुपाया और जो कुछ ऑफिस में हुआ और जो कुछ भी त्रिशा ने कहा था वो सब बता दिया। उसकी बात सुनकर ईशान के पापा ने गुस्से में कहा, क्या तुम इन सब पर बिलीव करते हो? ये बिन सिर पैर की बातें हैं, या फिर जरूर उसने कुछ जानबूझकर किया होगा ताकि वो फेमस हो सके। ईशान के पापा बिजनेसमैन थे, इसलिए वो हर तरह से सोच रहे थे। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पर तभी ईशान की माँ ने त्रिशा पर विश्वास करते हुए कहा, इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्या आपने सुना नहीं कि त्रिशा केबिन से चली गई थी? उसके बाद हमने ईशान को बताया था कि उसकी बहन सीढ़ियों से गिर गई है। तो ये बात इम्पॉसिबल है कि त्रिशा को इस बारे में पहले से पता चल जाए। हमारी बेटी ने अब तक बहुत कुछ सहा है। ऐसे में किसी भी चीज में बिलीव नहीं करने से अच्छा है कि इस पर बिलीव करके देख लिया जाए। वैसे भी हमने कितने तरीके अपनाए हैं सना को ठीक करने के लिए, तो एक और सही। वैसे भी ईशान ने सना को ताबीज दे दिया है, तो देखते हैं कि वो काम करता है या नहीं। उनकी बात सुनकर ईशान के पापा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो। हमने सना को ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन किसी भी चीज ने उस पर कोई असर नहीं किया। आई होप ये काम कर जाए और हमारी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। 3 सालों से सना की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, जैसे उस पर कोई बुरा साया हो। उसके बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए थे और उसकी तबीयत भी खराब रहती थी, इसलिए उसने बाहर जाना ही बंद कर दिया था, इस डर से कि उसका फिर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर भी आज उसका एक्सीडेंट हुआ। जब तीनों बातें कर रहे थे तभी सना की उंगलियां हिली और फिर वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। वो अब तक कोमा में थी और जैसे ही उसने आंखें खोली उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। उसने तीनों की तरफ देखते हुए कहा, माँ, पापा, भैया, सॉरी, मैंने आप सबको चिंता में डाल दिया। मैंने आप सबको इतना परेशान कर दिया ना। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। किसी को भी सना को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि वो बिल्कुल ठीक थी। उसे होश में देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। उनको देखते हुए सना ने पूछा, पापा, माँ, आप सब रो क्यों रहे हैं? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप लोग ऐसे रोइए मत। उनकी बात सुनकर सना की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। डॉक्टर ने अभी हमें बताया था कि तुम कोमा में हो और तुम्हें अचानक से होश में देखकर हम लोग थोड़े भावुक हो गए थे। बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी और तुम सीढ़ियों से गिरी कैसे? फिर सना ने सबको बताया, आज मैं नीचे कुछ फ्रूट्स लेने जा रही थी, पर पता नहीं अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। ना तो सीढ़ियों पर पानी था और ना ही मेरे शूज स्लिपरी थे, पर पता नहीं फिर भी मेरा पैर कैसे फिसल गया। सना की बात सुनकर उसकी माँ ने चिंता में पूछा, क्या तुम्हारा पैर और सर ज्यादा दुख रहा है? क्या तुम्हें अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस हो रहे हैं? अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाऊं? ये सुनकर सना ने खुद को देखते हुए सोचा, उसे कैसा लग रहा है। एक्चुअली उसको भी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे थे। उसे पहले से ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा था, इसलिए उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब पहले जैसे मुझे अपनी बॉडी कोल्ड लगती थी, अब वैसी नहीं लग रही है। अभी मेरा मन भी एकदम क्लियर लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। सना की बात सुनकर उसकी माँ ने आंखों में चमक के साथ कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये ताबीज काम करेगा। देखो, वो ताबीज काम कर रहा है। ईशान के पापा और ईशान को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो भी इस बात से हैरान थे कि इस ताबीज का इफेक्ट इतनी जल्दी हो रहा था। ईशान के पापा ने हैरानी से कहा, क्या आज ताबीज की वजह से सना ठीक हुई है? क्योंकि इतने दिनों से तो वो ठीक नहीं हो रही थी, फिर अचानक से उसकी बॉडी में ये इफेक्ट कैसे हुआ? क्या उसकी बॉडी में साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है या ये इस ताबीज का चमत्कार है? उनकी बात सुनकर सना ने कंफ्यूजन में कहा, ताबीज? मतलब कौन सा ताबीज? आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? ये सुनकर ईशान ने उसकी पॉकेट से ताबीज को बाहर निकाला और उसे देते हुए कहा, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। उसने कुछ सोचते हुए आगे कहा, क्यों ना तुम ताबीज को थोड़ी देर के लिए निकाल कर रख दो और फिर बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जब सना की मम्मी ने सना को ताबीज के बारे में बताया तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। सना को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई भी इस पर बिलीव कर रहा था, पर उसे लग रहा था कि शायद ये सच में काम का हो। इसीलिए तो उसे आज अपनी बॉडी में इतना अच्छा महसूस हो रहा था। उसे पता नहीं था कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट था या ताबीज का इफेक्ट, पर जो भी हो, ये उसके लिए अच्छा था। फिर ईशान ने उस ताबीज को बाजू की टेबल पर रख दिया। फिर सब बातें करने लगे और कुछ ही मिनट बाद सना को अपना सर भारी महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही है। ये महसूस होते ही उसने अपनी माँ से कहा, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मुझे ठंड भी लग रही है, मेरा सर भी दुख रहा है। ईशान की माँ ने देखा कि उनकी बेटी का चेहरा पीला पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दी से ताबीज टेबल से लिया और उसकी पॉकेट में डाल दिया। फिर उन्होंने सना से कहा, अब इस बार ट्राई करके देखते हैं,
ये ताबीज वर्क करता है या नहीं। ऐसे ही 10 मिनट बीत जाने के बाद सना ने हैरानी से कहा, ये ताबीज वर्क कर रहा है। अभी मुझे ठंड नहीं लग रही है और मुझे बीमारी जैसा भी नहीं लग रहा है। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ये सुनकर अब ईशान और ईशान के पापा को भी इस बात पर यकीन होने लगा, क्योंकि सना के शरीर में ताबीज की वजह से चेंजेस देखे जा सकते थे, क्योंकि ये उस ताबीज की वजह से ही हो रहा था। क्या है इस ताबीज का राज? क्या त्रिशा सना की तबीयत ठीक कर पाएगी? क्या ईशान उसकी बात मानकर उसका मैनेजर चेंज कर देगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये कहानी हमारे साथ सुनते रहें पॉकेट एफएम पर।